ड्राई टेस्ट से स्टार्ट होना है ना। ड्राई टेस्ट हेडिंग भी डाल ली, अभी कुछ लिखवाना था मुझे। K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनेट, सॉरी पोटेशियम फेरोसाइनाइड और K3FeCN6 पोटेशियम फेरिसाइनाइड। इसमें आयरन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में? +2 और इसमें +3। आईयूपीएसी नेमिंग तो तुम कर सकते हो क्योंकि वो तुम सीख चुके हो, लेकिन आईयूपीएसी नेम के अलावा जो इनका कॉमन नेम है वो जरूर याद होना चाहिए। तो पोटेशियम +2 फेरस +3 फेरिक, तो उसी से रिलेट होता हुआ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड। और ये है पोटेशियम फेरिसाइनाइड। दोनों के सॉल्यूशन के कलर में कोई पढ़ दिया मैंने तो कभी कभी किसी जगह तो ऐसा होता है, बोर्ड में ऊपर तक हाथ जाता है तो ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, वरना नीचे के हाथ ही नीचे तक जाता है मेरा। K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इन दोनों की इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे हम, ठीक है। कुछ कैटायंस को हम इनके साथ रिएक्ट कराते हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, दोनों का ही येलो कलर का सॉल्यूशन होता है। ये पेल येलो सॉल्यूशन और ये येलो सॉल्यूशन। तो मैं क्या कह रही थी कि कुछ कैटायंस को हम इस रिएजेंट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट रिएजेंट हैं दोनों, इनकी जो कुछ केमिकल रिएक्शन है वो हमें देखनी है, ठीक है। लिख लिए? अब कर दो रब। अब देखो फर्स्ट Cu+2 के साथ, क्यूप्रिक आयन के साथ, Cu+2 के साथ Cu+2 प्लस K4FeCN6। अब देखो कॉम्प्लेक्स कैसे बनाओगे, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा? तो तुम्हें क्या करना है, ये +2 है, ये +1 है, 4 के की जगह 2 Cu+2 लगा देते हैं ना। तो Cu2FeCN6 ये चॉकलेट ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। चॉकलेट ठीक है। देन Cu+2 की पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ रिएक्शन, ठीक है। इस पे -3 चार्ज इस कॉम्प्लेक्स आयन पे, इस पे +2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्या होगा? Cu3FeCN6 का ट्वाइस। और इसमें क्या हो सकता है, इन कॉम्प्लेक्सेस का जो फॉर्मूला ये बना रहे हैं, हो सकता है कि 2 K की जगह 1 Cu लिख दे। तो तुम्हें बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स बना है उसमें ध्यान ये रखना है कि Cu+2 और इस पर चार्ज -3 के साथ रिएक्शन हुई है, यानी कि पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ रिएक्शन हुई है, या Cu+2 की फेरोसाइनाइड के साथ रिएक्शन हुई है। इसका फॉर्मूला इधर उधर हो सकता है। आ रही है बात समझ में? हो सकता है वो बस 2 के हटा के 1 Cu रख देना और फॉर्मूला बना दे कि KCuFeCN6।
तो उस फॉर्मूले पे स्ट्रिक्ट नहीं रहना है, तुम्हें तो क्या देखना है, वो प्रेसिपिटेट किनकी रिएक्शन से बना है। तो Cu+2 का Fe+2 वाले कॉम्प्लेक्स के साथ चॉकलेट ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट और Cu+2 का Fe+3 जो कॉम्प्लेक्स है इसका Fe+3 जिसमें है उसके साथ ग्रीन प्रेसिपिटेट। तो इस बात पे फोकस करना है, ये नहीं कि फॉर्मूला अलग हो गया था तो हमें पता नहीं चला। ठीक है, Cu+2 K4Fe3CN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ बनेगा चॉकलेट ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट और पोटेशियम फेरीसाइनाइड के साथ बनेगा ग्रीन प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो अभी कई सारे प्रेसिपिटेट आने वाले हैं इसके साथ, तो फिलहाल 2 लिखे हैं बोर्ड पे, इन दोनों को याद कर लो। इसमें Cu+Cu दे देते हैं, Cu भी होता तभी कलर देंगे, Cu कॉम्प्लेक्स को लिखवा देता तभी चॉकलेट ब्राउन कलर रहता। Cu के हाँ एक Cu 2 के, हाँ उस बात से कोई फर्क नहीं है। फर्क किससे समझ रहे हो, इसकी और इसकी रिएक्शन के साथ जो भी कंपाउंड बन रहा है उसका प्रेसिपिटेट है। ठीक है, तो वो ऐसे फॉर्मूला यहाँ के Cu चेंज करने से नहीं चेंज होने वाला है। ठीक है, बोरेक्स को वाटर में डालेंगे तो वो ब्रेक ना होगा। किसे? बोरेक्स को वाटर में डालते हैं तो अल्कलाइन सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है। कौन से आयन? मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और तुम्हारा BOH फोर नेगेटिव बनता है। तो बफर बेसिक बफर। तो अगर वो कहे कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा तो बेसिक सॉल्यूशन होगा, और वो पूछे कैसा बफर होगा तो बेसिक बफर होगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड पेल येलो कलर का सॉल्यूशन होता है ये। और नेक्स्ट इज पोटेशियम फेरीसाइनाइड, इट इज येलो कलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो Cu+2 पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ बनाता है चॉकलेट ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट और पोटेशियम फेरीसाइनाइड के साथ बनाता है ग्रीन प्रेसिपिटेट। ये नोट कर लो बच्चों, नोट कर लिया हो तो मैं रब करूं, मेंशन कर दो चैट बॉक्स में नोटेड। अभी बस यही 2 रिएक्शन लिखवाई है, अभी कुछ पढ़ाया नहीं है इसके अलावा, अभी बस यही 2 रिएक्शन लिखवाई है, इन्हें नोट करो। हेडिंग तो यही है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड और पोटेशियम फेरीसाइनाइड के साथ कुछ रिएक्शन, सम रिएक्शंस विद पोटेशियम फेरोसाइनाइड एंड फेरीसाइनाइड। ठीक है, फटाफट नोट करो, बहुत सारे टाइम को लॉस हो गए। कर लिया नोट? डन, ओके। अब नेक्स्ट देखो, जिंक के साथ Zn+2 के साथ जिंक आयन के साथ रिएक्शन। जिंक आयन के साथ रिएक्शन, वही अगेन क्या, 2 के हटाकर एक Zn लगा दो इसमें, तो क्या बना K2ZnFeCN6। ये प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का, व्हाइट PPT। तो रिमेंबर, जिंक आयन with potassium ferrocyanide forms white PPT। क्लियर? तो हाँ वो भी लिखा हो सकता है, तो तुम्हें तो फोकस किस पे करना है कि Zn+2
और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कौन सा होना चाहिए, फेरोसाइनाइड, में पता लग जाएगा बस आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेज से। तो व्हाइट पीपीटी। Zn+2 with K3FeCN6, नो रिएक्शन। ठीक है, ये नोट कर लो। हो गया नोट बेटा? इनके कोई कोई ऐसा खास कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं है, नहीं ऑब्जर्व हो रहा कोई रिएक्शन, बस उनमें प्रेसिपिटेट मिल रहा है, बस ये याद रखने वाली रिएक्शन है ये 5-6। नेक्स्ट रब कर दो, ये नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया? ओके, अब नेक्स्ट देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब फेरस और फेरिक आयन के साथ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले Fe+2 के साथ ही देखो, ठीक है, Fe+2 के साथ K4FeCN6 की रिएक्शन, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पहले रिएजेंट मैंने पोटेशियम फेरोसाइनाइड लिया है और उसकी फेरस आयन के साथ Fe+2 कॉम्प्लेक्स के अंदर भी Fe+2, ठीक है। बनाओ, फॉर्मूला बनाओ कॉम्प्लेक्स का, K2Fe, K2Fe, या सारे के हटाकर भी बना सकते हो, इट्स योर विश, या क्वेश्चन बनाने वाले की विश, उसने कैसे दिया होगा ऑप्शंस में तुम्हें, तो तुम्हें तो ध्यान बस क्या करना है कि बाहर Fe+2 और कॉम्प्लेक्स स्पीशीज के अंदर भी Fe+2, तो क्या कलर है प्रेसिपिटेट का, ठीक है। फिर हो गया K2FeCN6, ये व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी, ठीक है। K4FeCN6 के साथ Fe+3 फेरिक आयन की रिएक्शन, पढ़ा हुआ है तुम लोगों का। ये Fe+3, इस पे चार्ज -4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, Fe4FeCN6, इसका पूरे का Fe4FeCN6 का होल थ्राइस। फॉर्मूला बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसे तुमने बचपन में सीखा था कैसे बनाते हैं कंपाउंड, है ना, फॉर्मूला ऐसे बनाते हैं। नाम फेरी फेरोसाइनाइड, ठीक है, फेरी फेरोसाइनाइड, ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट है और इसका नाम क्या है, मतलब इस ब्लू का नाम दे रखा है प्रूशियन ब्लू प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो एक लाइन से माइंड में सेट करते जाना, जैसे जैसे करवा रही हूँ कि पहले K4FeCN6 के साथ Fe+2 का देख लिया और Fe+3 का देख लिया, Fe+2 व्हाइट पीपीटी, Fe+3 ब्लू, ठीक है, जैसे प्रूशियन। अब कौन से रिएजेंट की बारी आई, K3FeCN6 की। इन दोनों रिएजेंट में मैंने पहले Fe+2 के साथ लिखी थी रिएक्शन, ऐसी इस रिएजेंट के साथ अब भी मैं किसके साथ स्टार्टिंग कर रही हूँ, Fe+2 के साथ स्टार्टिंग कर रही हूँ, है ना, Fe+2। फॉर्मूला बनाओ, मुझे प्रूशियन ब्लू रब कर दूं क्या, या साइड में लिख देती हूँ, प्रूशियन ब्लू, दिख रहा है सबको? अब देखो
Fe+2 और इस पे चार्ज कितना भाई इस कॉम्प्लेक्स पे -3। बना लो फॉर्मूला, क्या बनेगा? Fe, ठीक है, ओके। ये भी ब्लू कलर का ही है, बट इसका नाम टर्नबुल्स ब्लू। बहुत सिंपल है, फिर याद रखना Fe+3 Fe+2 हो, चाहे Fe+2 Fe+3 हो, प्रेसिपिटेट ब्लू कलर का ही है। ओके, चले इतनी बात। प्रूशियन ब्लू पूछा जाए फॉर्मूला ये बताओगे, टर्नबुल्स ब्लू पूछा जाए फॉर्मूला ये बताओगे, बट एक्चुअली टर्नबुल्स ब्लू इज, पहले ऐसा सोचा जाता था कि टर्नबुल्स ब्लू अलग है और ये प्रूशियन ब्लू अलग है, लेकिन बाद में एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफी से पता लगा कि भाई ये जो टर्नबुल्स ब्लू है ये एक्चुअली ये नहीं है, ये प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, यही प्रेसिपिटेट बनता है इस केस में भी, क्योंकि यहां हो जाती है इन दोनों में रेडॉक्स रिएक्शन, तो ये हो जाता है ऑक्सीडाइज और इसमें आयरन हो जाता है रिड्यूस और दोनों मिलकर बनाते हैं प्रूशियन ब्लू। तो ये कब बोलना है तुम्हें? जब पूछा जाए, क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी हो कि वो ये जानना चाह रहा हो कि एक्चुअली टर्नबुल्स ब्लू क्या है, तब। अगर वो सिंपली कह रहा है टर्नबुल्स ब्लू का फॉर्मूला, टर्नबुल्स ब्लू का फॉर्मूला पूछ रहा है जस्ट सिंपल, तो ये वाला चूज करोगे, क्योंकि टर्नबुल्स ब्लू कहते तो इसे, नाम तो इसका रख दिया ना टर्नबुल्स ब्लू। लेकिन अगर वो पूछा जाए कि इन दिस रिएक्शन एक्चुअली ब्लू प्रेसिपिटेट इज, या एक्चुअली टर्नबुल्स ब्लू इज, ऐसा कुछ वो क्वेश्चन पूछे कि जिसका मतलब ये निकलना हो कि टर्नबुल्स ब्लू एक्चुअली क्या है, या बाद में पता लगा कि एक्चुअली टर्नबुल्स ब्लू क्या है, तब तुम्हें बताना है कि एक्चुअली टर्नबुल्स ब्लू भी प्रूशियन ब्लू ही है, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है, एक्चुअली यही बनता है तब। ठीक है, आई बात समझ में? तो बाहर Fe+3, कॉम्प्लेक्स में Fe+2 या Fe+2 Fe+3, मतलब तुम्हें क्या याद रखना है कि Fe+2 Fe+3 के कॉम्बिनेशन से तो ब्लू प्रेसिपिटेट बनना है। ठीक है, नाउ अब कौन सा रह गया इसमें? K3FeCN6 विद Fe+3, ये नोट कर लिया? हो गया, कर दो ना। अब किसके साथ देखना है? Fe+3 के साथ, K3FeCN6 की रिएक्शन विद Fe+3, तो 3K की जगह एक Fe आ गया, तो क्या बना फॉर्मूला? FeCN6। ठीक है, ब्राउन कलर का सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट नहीं है, ब्राउन कलर का सॉल्यूशन, फेरी, हाँ, ब्राउन कलर सॉल्यूशन। तो जैसे तुम लोगों ने अभी एडवांस वाला टेस्ट दिया था उस दिन, तो इनमें से किसी की रिएक्शन का दिया हुआ था, तो या तो वैसे क्वेश्चन पूछे जाए या सिंपली क्या कलर पूछ लिया जाए। 4 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, इनमें से ब्राउन कलर का कौन सा है, या कोई कॉम्प्लेक्स दिया है, ये कॉम्प्लेक्स दे दिया कि भाई ये क्या है, ब्राउन कलर का सॉल्यूशन है, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट है, ब्लू सॉल्यूशन है, ब्लू प्रेसिपिटेट है, कुछ भी। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं इन कॉम्प्लेक्सेस पर या इन रिएक्शन पर। ठीक है, एक दो और है, कैल्शियम आयन का K4FeCN6 के साथ और सिल्वर आयन का, रब कर दूं ये, कैल्शियम आयन विथ K4FeCN6, 4 के हटा दो, 2 C लगा दो, CH2FeCN6 white PPT, white PPT।
सिल्वर आयन था इसके साथ वाइट पीपीटी। बस ये इतनी रिएक्शंस हमें याद करनी है किसकी, पोटेशियम फेरो और फेरिक। ठीक है, तो इनमें ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि विद K4Fe6 कौन कौन से मेटल आयन प्रेसिपिटेट बनाते हैं, ये कौन कौन से मेटल आयन रिएक्ट करते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, रिएक्ट करेंगे भी तो जैसे सॉल्यूशन बना सकते हैं, तो मेनली प्रेसिपिटेट बनाते हैं, कौन कौन से प्रेसिपिटेट बना सकते हैं के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब ऐसे तो जरूरी थोड़ी रहते मैंने लिखाए हैं तीनों के ही साथ बनता होगा, और भी बहुत होंगे, है ना, लेकिन हम सिर्फ कितनों की बात कर रहे हैं कि भाई जितने तुम्हारे सिलेबस को कवर करते हैं। कहोगे करवाती जाऊंगी, ये तो फिनिश करूंगी। ड्राई टेस्ट हो गए, फिर तुम्हारा क्या कहते हैं हाइड्रोलिसिस, सॉल्युबिलिटी, ऑक्सी एसिड, सल्फर के, फास्फोरस के तो मैंने करवाई दी। ठीक है, इतना तो मैं करवाऊंगी। उसके बाद तो तुम जो कहोगे कुछ करवाने के लिए तो बता। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सब डी ब्लॉक का ही है पार्ट। बस स्पेशली K-मेनोफोर और K2Cr2O7 की प्रिपरेशन की बात तुम कह सकते हो, क्योंकि उसकी रिडॉक्स रिएक्शन मैंने तुम्हें करवा दी। उसका हीटिंग इफेक्ट, अभी हीटिंग इफेक्ट करवाऊंगी तो होगी वो रिएक्शन। तो स्पेशली सिर्फ उनकी दोनों की प्रिपरेशन, बाकी जितना भी कुछ इंपॉर्टेंट है उनकी रिएक्शंस में कि एसिडिक मीडियम में होता है, बेसिक मीडियम में होता है, ये इनके कलर होते हैं, ये इनके रिडॉक्स रिएक्शन है, वो सब हम कर चुके हैं। और हीट करके वो क्या बनाते हैं वो हीटिंग इफेक्ट में अभी लिखवाऊंगी, उनकी दोनों की रिएक्शन आगे। उनकी प्रिपरेशन को कह रहे हो तो प्रिपरेशन को लिखवा दूंगी मैं। K4FeCN6 और K3FeCN6 की रिएक्शन हो चुकी हैं। ठीक है, और बच्चों अब आगे हम ड्राई टेस्ट पर आ चुके हैं बहुत मुश्किलों के बाद। ठीक है, ड्राई टेस्ट में सबसे पहला फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट, फ्लेम फ्लेम क्या होती है? फ्लेम में दो पोर्शन होते हैं, मतलब एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और दूसरा ये जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाली छोटी फ्लेम है, ये रिड्यूसिंग फ्लेम। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्यूल ज्यादा है। ठीक है, इस वाले पोर्शन में क्या है, फ्यूल ज्यादा है ऑक्सीजन के कंपैरिजन, तो ऑक्सीजन कम है तो फ्यूल प्रॉपर्ली बर्न नहीं होगा, तो ये रिड्यूसिंग फ्लेम है, क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होगी। यहाँ ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में और ऑब्वियसली फ्यूल कम है, तो यहाँ क्या है, फ्यूल इज लेस देन ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। यहाँ भी टेम्परेचर लो है इस पोर्शन में भी, और इस ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम वाले पोर्शन में भी टेम्परेचर लो है। ठीक है, यहाँ तो टेम्परेचर लो है क्योंकि फ्यूल प्रॉपर्ली बर्न नहीं हो पा रहा। ठीक है, इसलिए टेम्परेचर लो है। ऊपर जाते जाते वैसे ही लो हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक पोर्शन है ये मिडिल में जहां पर टेम्परेचर हाईएस्ट होता है, टेम्परेचर हाईएस्ट होता है, क्योंकि यहाँ फ्यूल ऑक्सीजन रेशियो बिल्कुल प्रॉपर होता है। ठीक है, फ्यूल ऑक्सीजन रेशियो बिल्कुल प्रॉपर होता है। तो ये तो हो गई फ्लेम के रिगार्डिंग बात, कि फ्लेम में ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, रिड्यूसिंग फ्लेम है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बाहर वाली, ठीक है, ऊपर वाली, क्यों? क्योंकि वहां ऑक्सीजन कंटेंट फ्यूल से ज्यादा है। नीचे वाली, अंदर वाली रिड्यूसिंग फ्लेम, क्योंकि वहां फ्यूल कंटेंट ऑक्सीजन से ज्यादा है। ठीक है,
यहाँ नीचे भी टेम्परेचर लो है, ऊपर भी टेम्परेचर लो है, और बीच में मिडिल में एक ऐसा पार्ट है जहां पर टेम्परेचर हाईएस्ट है, क्योंकि फ्यूल ऑक्सीजन रेशियो बिल्कुल प्रॉपर है। ठीक है, फ्लेम के रिगार्डिंग बात। अब फ्लेम टेस्ट मेनली तो हम एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए करते हैं। मेनली किसके लिए करते हैं? एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम एंड मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देते। फ्लेम टेस्ट नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्यों? क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, मतलब इनके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट होने के लिए विजिबल रीजन की एनर्जी सफिशिएंट नहीं है। ऐसा नहीं कि इनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट नहीं होते होंगे, लेकिन इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे होंगे, वो ज्यादा एनर्जी लेकर हो रहे होंगे। ठीक है, यूवी या उससे भी ज्यादा एनर्जी लेकर। विजिबल रीजन की एनर्जी सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, फ्लेम टेस्ट में क्या करते हैं, जो सॉल्ट मिक्सचर है, यानी कि जो सॉल्ट तुम्हें सॉल्ट मिक्सचर मिला होगा ना, सॉल्ट मिला होगा, ठीक है, उस सॉल्ट को कॉन्सेंट्रेटेड HCl में ऐड करेंगे तो क्या होगा? क्लोराइड बन जाएगा, क्लोराइड का पेस्ट। मतलब जो भी यहाँ पे कैटायन होगा उससे क्लोराइड का पेस्ट बन जाएगा। ठीक है, उस पेस्ट को नॉन लुमिनस फ्लेम में बर्न करेंगे। नॉन लुमिनस फ्लेम मतलब हाँ, उसका खुद का कलर ना हो, चमकदार ना हो फ्लेम, क्योंकि फ्लेम में खुद कलर होगा तो तुम्हें क्या पता लगेगा? कलर्ड है फ्लेम, यानी जब फ्लेम कलरलेस होगी तभी तो कलर दिखेगा। ठीक है, तो नॉन लुमिनस फ्लेम में बर्न करेंगे इस क्लोराइड को, इस पेस्ट को। ठीक है, प्लेटिनम का एक छोटा सा स्पैचुला होता है, उसमें लेंगे क्लोराइड के इस पेस्ट को, निकालेंगे। ठीक है, और उसे नॉन लुमिनस फ्लेम में बर्न करेंगे तो फ्लेम कलर्ड प्रोड्यूस होगी। फ्लेम कैसी प्रोड्यूस होगी? कलर्ड। तुम्हें इतना तो पता है कि मेटल क्लोराइड बनाए, इसके इलेक्ट्रॉन फ्लेम से एनर्जी लेकर एक्साइट हो रहे हैं और वापस आ रहे हैं, तो जो एनर्जी एमिट हो रही है वो विजिबल रीजन में लाई कर रही है, इसलिए हमें कलर दिख रहा है। इतनी बात क्लियर है सबको? अब तो ये बातें बहुत पुरानी हो गई है ना, कलर क्यों दिख रहा है। क्लोराइड को जब ये हमने हीट किया, हमने क्लोराइड ही क्यों बनाया है? क्योंकि मेटल क्लोराइड फिर भी दूसरे सॉल्ट के कंपैरिजन ज्यादा वॉलेटाइल हैं। तो जब इस क्लोराइड को हीट करेंगे तो क्लोराइड सॉल्ट जो होगा वो वेपोराइज होगा और वेपर्स कलर्ड होंगी। क्यों होंगी वेपर्स कलर्ड? पता है, इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लेम से एनर्जी ली और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, फिर वापस आए, एनर्जी एमिट हुई, विजिबल रीजन में लाई कर रही है वो एनर्जी, इसलिए फ्लेम कलर प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब जो वो क्लोराइड बन रहा है, वो जो वॉलेटाइल यानी वेपर्स हैं क्लोराइड की, वो कलर्ड है। तो फ्लेम के अंदर वेपर्स हैं क्लोराइड की जो कि कलर्ड है, तो ऑब्वियसली फ्लेम कलर्ड दिख रही है। समझ में आ रही है बात? नॉन लुमिनस फ्लेम मतलब चमकदार नहीं है फ्लेम, मतलब फ्लेम का कलर नहीं है, फ्लेम कलर्ड नहीं है। समझ में आई बात? तो जब हम इन्हें हीट करते हैं फ्लेम में तो कलर्ड फ्लेम प्रोड्यूस होती है, और उस फ्लेम के कलर से हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा कैटायन हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें कलर्स याद करने हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। मेटल्स के नाम तो याद ही है। बेरिलियम मैग्नीशियम देते नहीं तो क्या बचा? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम। ठीक है, अब इनके कलर, लिथियम का क्या है? येलो है ना, पेल वायलेट, रेड वायलेट,
और ये ब्लू दिख रहा है, विजिबल है। कैल्शियम का ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन और बेरियम एप्पल ग्रीन। अब देखो, क्राइम वीना से रब बोले ब्रेकफास्ट में खा रेड कैरेट एंड एप्पल ग्रीन। अब देखो, ये मैटर्स तो तुम्हें एज इट इज लिखनी है, पता है, इनका ऑर्डर याद है, ठीक है। अब क्रा क्रिम्सन, वाई येलो, वीना वॉयलेट, रब रूबिडियम के लिए रेड वॉयलेट, बोले ब्लू, ब्रेकफास्ट में रेड, तो ये हो गया ब्रिक रेड, कैरेट क्रिम्सन एप्पल ग्रीन, ठीक है भाई। रेड कैरेट खाओ, एप्पल ग्रीन खाओ, तभी स्वस्थ रहोगे और फ्लेम कलर याद रहेंगे तुम्हें, ठीक है। हमारी मैम भी अच्छी रहेगी। क्रिम्सन रेड है, ठीक है। क्रिम्सन का ऑटोमेटिक मीनिंग यही है, तो क्रिम्सन रेड भी लिखना उसके साथ, तो लिख लो। क्रिम्सन का मतलब ही है पिंक रेड, मतलब पिंक बट रेडिश की तरफ जाता हो। तो क्राइम वीना से रब बोले ब्रेकफास्ट में खा रेड कैरेट एंड एप्पल ग्रीन। तो क्रिम्सन येलो वॉयलेट रेड वॉयलेट ब्लू ब्रिक रेड क्रिम्सन एप्पल ग्रीन। तो फ्लेम कलर याद हो गए, बिल्कुल तभी याद कर लिया करो, जब मैं जितना बता रही होती हूँ उस टाइम में तुम जितना याद कर सकते हो उतना उसी टाइम याद किया करो, फिर घर जाके एक बार रिवाइज किया करो। जब रिवाइज करते हो तो पिछले लेक्चर का भी उसके साथ में रिवाइज किया करो, ठीक है। 2-4 दिन टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन जब रिवाइज किए हुए को ही तुम बार बार रिवाइज करोगे तो वो विद इन नो टाइम रिवाइज हो जाएगा, विद इन नो टाइम। लेकिन अगर तुम उसे छोड़ के बैठे रहोगे कि एक दिन मुहूर्त निकलेगा जब ये नोटबुक खुलेगी, तो वो तो इम्पॉसिबल है। वो तुम्हें इतना डर लगेगा ना फिर नोटबुक से, तब तो तुम पेजेस ही काउंट करोगे कितने हैं ये, ठीक है। कर दो रब, हो गया। क्लोराइड पेस्ट के आगे बताया है कि इस क्लोराइड पेस्ट को नॉन लुमिनस फ्लेम में बर्न करेंगे तो कलर्ड फ्लेम प्रोड्यूस होगी। कब खत्म होगा मैम चैप्टर? चैप्टर तो खत्म नहीं है, ये तो पढ़ रखा था, ये तो मैंने बता दिया, अभी पढ़ा हुआ नहीं था ये इस ब्लॉग में, तो फिर भी चैप्टर खत्म होने का नहीं है। अरे पढ़ा हुआ ही तो रिवाइज कर रहे हो, रब कर दो ये। अब सारा पढ़ा हुआ ही है, बस चारकोल कैविटी टेस्ट को छोड़ के बोरेक्स स्पीड टेस्ट आएगा नेक्स्ट, पढ़ा हुआ तो है वो, कर दो रब। Now next is borax speed test. चैप्टर खत्म होने का इंतजार है, ऐसे जैसे जो चैप्टर खत्म हो रखे हैं वो बिल्कुल आते हैं सारे। अगर आता होता तो मैं दोबारा बता रही होती मैं। और ऐसे ही खत्म करना है कि आता भी नहीं, खत्म करना है तो मेरी तरफ से खत्म चैप्टर, ठीक है। बोरेक्स स्पीड टेस्ट,
बीड टेस्ट क्यों नाम रखा है? क्योंकि ऑन हीटिंग बोरेक्स को हीट करने पर बीड बनेगी, ठीक है, ग्लासी बीड, उसी से टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं। सिमिलरली आगे दूसरा माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीड टेस्ट, वहां पर भी बीड, ग्लासी बीड बन रही है, ठीक है, बिल्कुल ग्लास का एकदम मोती जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल कांच जैसा, ठीक है, कंचे कंचे कहते हैं ना, ठीक है, तो ग्लासी बीड बन जाता, उस बीड से आगे टेस्ट परफॉर्म हो रहा है, तो नाम रख दिया बीड टेस्ट। तो बोरेक्स बीड टेस्ट या माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीड टेस्ट नेक्स्ट है इसके बाद। और ये हम मेनली डी ब्लॉक कैटायंस के लिए परफॉर्म करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, बोरेक्स बीड टेस्ट या माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीड टेस्ट में जो हम या बोरेक्स बीड टेस्ट में जो हम कलर्स लिखेंगे, ठीक है, बोरेट्स के, मेटाबोरेट्स के, वही कलर बिल्कुल माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीड टेस्ट में है, तो दोनों टेस्ट नहीं परफॉर्म करने होते। इट्स आवर चॉइस, ठीक है, कि बोरेक्स बीड टेस्ट परफॉर्म करना है या माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीड टेस्ट परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं है कि दोनों भी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, क्योंकि दोनों का कलर बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो ज्यादा फिजिबल है या जो करना अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, मतलब लैब में क्या तुम्हारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट किया जाता है। दोनों करने जरूरी नहीं होते, बट यहाँ तुम्हें दोनों ही समझने जरूरी है, ठीक है। तो बोरेक्स बीड टेस्ट, बोरेक्स, व्हाट इज बोरेक्स? अब पहले क्या करेंगे, हम बोरेक्स को हीट करेंगे। अब Na2B4O7.10H2O, इससे भी क्वेश्चन हो सकता है इसके स्ट्रक्चर से, इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? 4B और चारों के बीच में ऑक्सीजन। ओके, अब दो Na भी हैं, तो यानी दो निगेटिव भी होना चाहिए। दो निगेटिव कैसे आएगा? जब बोरोन 4 बॉन्ड बनाए तो दो बोरोन के 4 बॉन्ड हो गए। अच्छा, मैंने कुछ चेक कर दिया, वो तो उधर है मैम के पास, रिसेप्शन मैम के पास। चार OH लगा दिए, ठीक है। तो ट्राइगोनल प्लेनर, इस भी कह रहा हूँ ट्राइगोनल प्लेनर, बट ये भी कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो नेगेटिव आ गया। क्या करना है? 4 भी बनाने हैं, चारों के बीच एक एक ऑप्शन लगाना और चारों पे एक एक OH लगाना। अब क्योंकि 2B पे क्या चाहिए? निगेटिव, तो 2B, कोई से भी 2B के बीच एक ऑक्सीजन और लगा दोगे, तो दो बोरोन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है और दो बोरोन की ट्राइगोनल प्लेनर, या दो बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और दो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो निगेटिव हो गया तो ऑब्वियसली दो Na आ गए, Na2B4O5OH होल 4, तो कितने वाटर बचे? 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो एक्चुअली इसका जो कंपोजिशन है वो क्या है? Na2B4O5OH होल 4.8H2O, क्लियर? तो कितने वाटर क्रिस्टलाइजेशन है? 8 वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। स्ट्रक्चर क्या है? ये है, दो बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 3 बोरोन sp3, या दो बोरोन की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और दो की ट्राइगोनल। नाउ ऑन हीटिंग क्या करेगा? वाटर क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देगा और बन जाता है Na2B4O7। ऑन हीटिंग इट स्वेल्स अप। कुछ होता है कि ऑन हीटिंग
श्रिंक हो जाते हैं और कुछ स्वेल हो जाते हैं, तो ये स्वेल हो जाता है। ऑन हीटिंग इट स्वेल्स अप टू फॉर्म Na2B4O7। ये एनहाइड्रस बोरेक्स है। नाउ एनहाइड्रस बोरेक्स का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, यहाँ पर नहीं, जहां जहां से भी पानी निकल सकता था, जितना भी वो पानी के फॉर्म में निकल गया, अब इसका स्ट्रक्चर अलग है ना उससे। आ रही बात समझ में? अगर 8 निकलते तो स्ट्रक्चर ये रह जाता ना, स्ट्रक्चर ये नहीं है। Na2B4O7 का स्ट्रक्चर अलग है। देखो क्या है Na2B4O7 का स्ट्रक्चर, 4B, चारों के बीच एक ऑक्सीजन, ठीक है। कितने 7 ऑक्सीजन है ना, तो कितने आ गए अब, 1 2 3 4 5 हो गए, 6 ओपन नेगेटिव आए, में ऑप्शन ए बॉन्ड बना रखा है, 7 ओपन नेगेटिव आ गए, 2 ओपन नेगेटिव तो 2 Na। आगे बात समझ। So this is the structure of anhydrous borax. We are complete Na2B4O7. Clear? On strongly heating, it forms. On strongly heating, it forms. मैं structure रब कर दूं, स्ट्रक्चर बना लिए, स्ट्रक्चर बना लो क्या, तो स्ट्रक्चर पता चल गया दोनों, हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस, ठीक है। बीच में एक Na2B4O7.5H2O भी होता है, ज्वेलर्स बोरेक्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वो बनना है तो बस 8 में से 3 ही गए, तो वहां तो स्ट्रक्चर में ऐसा कोई चेंज नहीं आया, बट यहाँ आ गया है, पानी ये भी निकल गया, और जितना पानी निकल सकता था निकल गया, 10 H2O निकल गए। रब कर दें स्ट्रक्चर्स, बता दो बच्चों। डी ब्लॉक कैटायंस के लिए पढ़ रहे हैं ये टेस्ट, डी ब्लॉक कैटायंस के लिए, डी ब्लॉक कैटायंस के लिए है ये, वो भी हर एक किसी के लिए नहीं, जितनों के लिए लिखवाया जाएगा उतनों के लिए। तो रब कर रही हूँ स्ट्रक्चर। तो ऑन हीटिंग बोरेक्स को अब स्ट्रॉन्गली हीट किया, लगभग 740 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ टेम्परेचर होता है, वैसे टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं। तो बन जाता है ग्लासी बीड किसका, NaBO2 प्लस B2O3। B2O3 इज बोरिक एनहाइड्राइड, बोरोन ट्राइऑक्साइड, इट इज बोरिक एनहाइड्राइड। क्यों बोरिक एनहाइड्राइड, क्योंकि बोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है, ठीक है। तो बोरिक एनहाइड्राइड और सोडियम मेटाबोरेट, नाम पता है इन दोनों के, मेटाबोरेट। अब तो मेटा बना सकते हो किसी भी एसिड का, H3BO3 में से H2O रिमूव करो, क्या बनेगा, HBO2, मेटाबोरिक एसिड। तो मेटाबोरिक एसिड का एनायन H हटा दोगे, क्या बनेगा, BO2 नेगेटिव, वो क्या होगा, मेटाबोरेट आयन, और उसके साथ कोई भी कैटायन लगाते जाओगे सॉल्ट बनता जाएगा, कि सोडियम मेटाबोरेट, पोटेशियम मेटाबोरेट, कॉपर मेटाबोरेट। क्लियर? तो ये सोडियम मेटाबोरेट है, और ये बोरिक एनहाइड्राइड है। ये ग्लासी बीड है, अभी तो बस इतना ही काम हुआ है, ग्लासी बीड ही बना है अभी। इस ग्लासी बीड को जब सॉल्ट के साथ हीट करेंगे तो कलर्ड मेटाबोरेट्स बनेंगे। हमारी बात समझ में, ग्लासी बीड को जब सॉल्ट के साथ हीट करेंगे तो कलर्ड मेटाबोरेट्स बनेंगे,
उनके कलर के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कैटायन हो सकता है। श्योरली नहीं कह सकते क्योंकि कहीं कहीं कलर सेम भी आएगा, ठीक है, कहीं कहीं कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो उसके लिए आगे हमें काफी सारे टेस्ट पढ़े हैं, उनसे कर सकते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। तो हम उन मेटाबोरेट्स के कलर के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमें हिंट मिल सकता है कि कौन सा कैटायन हो सकता है। क्लियर? तो अब देखो, जैसे सॉल्ट कॉपर सल्फेट, उसे हम हीट करेंगे इस ग्लासी बीड के साथ, तो हीट करेंगे तो क्या होगा, पहले तो CuSO4 से बनेगा CuO प्लस SO3, और ये CuO B2O3 के साथ कंबाइन करके बनाएगा कॉपर मेटाबोरेट। Cu प्लस 2 है, मेटाबोरेट आयन क्या होता है, BO2 निगेटिव, बना दो, क्या बनेगा CuBO2, CuBO2 का ट्वाइस। तो अपने आप बना दोगे फॉर्मूला, क्योंकि हमें पता है मेटाबोरेट आयन BO2 निगेटिव होता है, Cu प्लस 2 है, तो कॉपर मेटाबोरेट बनाना है हमें। तो क्या बनेंगे यहाँ पर, मेटाबोरेट्स। तो कॉपर मेटाबोरेट ब्लू कलर का होता है। तो अगर ब्लू कलर आ रहा है तो हमें हिंट मिल जाएगा कि ये Cu प्लस 2 हो सकता है। और इवन हमें पक्के से पता लग जाए, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में तो कुछ के कलर सेम है, लेकिन जब हम रिड्यूसिंग फ्लेम में देखेंगे तो उनके फिर अलग अलग हो जा रहे हैं कलर। तो हमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम दोनों में ही कलर्स याद रखने हैं। जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ब्लू कलर आ रहा है, कौन सी फ्लेम में, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, लेकिन रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या हो रहा है, अब क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए टेस्ट है, और वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो क्या है, कईयों के केस में क्या है कि वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और रिड्यूसिंग में अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, उसकी वजह से कलर अलग अलग आ रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम में। तो रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या होता है, ये रिड्यूस होकर कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉपर मेटल का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। रिड्यूसिंग फ्लेम में। तो हमें क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम में कलर्स याद रखने हैं कि बोरेक्स बीट टेस्ट में ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ये कलर और रिड्यूसिंग में ये, तो कौन सा कैटायन हो सकता है। और इन जनरल क्या है ये टेस्ट, कि बोरेक्स को हीट करते हैं तो ग्लासी बीड बनता है, ग्लासी बीड में क्या होता है, NaBO2 प्लस B2O3, और ग्लासी बीड के साथ जब सॉल्ट को हीट करते हैं तो कलर्ड मेटाबोरेट्स बनते हैं, उनके कलर के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कैटायन प्रेजेंट है। और फिर हमें कलर्स याद रखने हैं और कलर से हमें पता लगाना है कि कौन सा कैटायन है, ठीक है। तो कलर्स याद रखने का काम है इसमें। कर दो रब कर दो बच्चों। नीचे क्या लिखा हुआ है, ओके, रिड्यूसिंग फ्लेम में कॉपर मेटाबोरेट से सीधा कॉपर बन जाता है, रेडिश ब्राउन कलर। मेटल का कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन, सबने देख लिया कॉपर। अब कर दो अब, ये तुम्हारा B2O3 बन जाएगा वापस ऑक्सीडाइज। कर दो अब, एक्चुअली रिड्यूसिंग ज्यादा मैं बताना नहीं चाह रही,
एक्चुअली क्या है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम करने में क्या करते हैं कि बंसन बर्नर लिया है, ब्लो पाइप से इसकी तरफ क्या करेंगे, मतलब ब्लो पाइप से जैसे फूंदी देखी है, ठीक है, तो ऐसे ब्लो पाइप से ब्लो किया जाता है और फ्लेम उसकी तरफ डाल मतलब भेजी जाती है इसकी तरफ से हीट करने के लिए। तो अब उसमें क्या कहते हैं, एयर मतलब वो जो फ्लेम का इंटरनल पार्ट था, ठीक है, उसके अंदर ले जाकर ब्लो पाइप फ्लेम दी जा रही है, तो वो रिड्यूसिंग फ्लेम हो गई, और थोड़ा दूर करके दी जा रही है ना, सॉरी दूर करके दी जा रही है तो वो हो गई हमारी रिड्यूसिंग फ्लेम, और अंदर पाइप ले जाके दी जा रही है तो वो भी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है। तो क्या कहते हैं, उसमें रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग होते वक्त उसमें तुम्हारा कार्बन कंटेंट भी होता है, या कार्बन दिया जाए या कुछ इस तरीके से रिड्यूसिंग बनाई जा रही है। तो यहाँ वो जब कार्बन है और रिड्यूस किया जा रहा है तो यहाँ तुम्हारा CO और बोरोन बन जाएगा अलग। तो इतना डिटेल में तुम्हें नहीं जाना, तुम्हें तो बस ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम या कलर याद रखने हैं, है ना, तो वो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसको कोई यूज नहीं है इतना ज्यादा बताने का। तो बस जो मैं आप कलर्स लिखवाऊंगी उन कलर्स को याद रखना है बस, और कोई काम नहीं तुम्हें करना, और ये रिएक्शन याद रखना। और ग्लासिक लीड क्या है, ठीक है, या इसके साथ तुमसे रिएक्शन पूछ ले तो ये कैसे बनाओगे बस, क्योंकि जितना ज्यादा बताऊंगी उतना ज्यादा लिखोगे और उतना ज्यादा फिर तुम रिवाइज करते वक्त पढ़ोगे और अननेसेसरी हो जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं है, तो कुछ नहीं लिखा है। अब देखो कलर, चारकोल कैविटी वाले में वहां तो चारकोल है ही तो कोई टेंशन नहीं, चारकोल यानी कार्बन, तो वहां तो कार्बन के साथ कोई टेंशन नहीं, तुम सीधा लिख लोगे। यहाँ स्पेशली तुम्हें ऐड करनी पड़ेंगी चीजें, ऐसे ऐसे हम फ्लेम दे रहे हैं, ऐसे ऐसे ब्लो पाइप, फिर फ्लेम जा रही है, इतना ज्यादा काम हो जाएगा। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम, दोनों में कलर, ठीक है। कौन कौन से मेटल के लिए, कॉपर, मैंगनीज, क्यों मन को फिकर नहीं, नहीं 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 फिकर बहुत है ना, नहीं नहीं फिकर हो गई है मन को, क्यों मन को फिकर नहीं, ठीक है। इन मेटल्स के लिए ये कलर्स तुम्हें याद रखने हैं, जिसे फिकर नहीं है वो नहीं कर सकता है इसे, क्यों मन को टेंशन नहीं हो रही, पेपर पास आ रहे लेकिन फिर भी नहीं हो रही क्योंकि सारा याद है ना, इसमें नहीं हो रही टेंशन। कॉपर का तो मैंने भी बताया ही तुम्हें, Cu+2 तुम्हें पहले से ही पता है भाई, कलर ब्लू होता है और रिड्यूसिंग फ्लेम में ये रिड्यूस हो गया था मेटल में, इसलिए रेडिश ब्राउन। तो कहाँ याद करना पड़ा, कलर पहले से ही पता है ये तो हमें, Cu+2 ब्लू होता है, रिड्यूस होकर वो कॉपर में गया इसलिए रेडिश ब्राउन है। मन, हार्ट, उसमें ब्लड पंप करता है रेड, है ना, तो वॉयलेट रेड है। और अब फिकर कर करके उसका रंग उड़ गया है, इसलिए कलरलेस हो गया वो, तो है ना ना ना, कोई हाई ऑक्सीडेशन स्टेज से लो में जा रहा होगा, कोई सेम ही रह गया होगा, तो तुम्हें इतनी हेडेक नहीं लेनी है। बस कॉपर का बताया है तो कॉपर का याद रख लो, या जहां तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेज से पता चल रहा है कि इससे इसमें चला गया होगा, जहां खुद ही समझ में आ रहा है, या फिर जहां कलर चेंज ही नहीं हो रहा तो वहां कोई चेंज हुआ ही नहीं, लेकिन जहां नहीं आइडिया लग रहा है तो कोई याद रखने की जरूरत। Mn जैसे तुम्हारा वॉयलेट Mn+2 और ये कलरलेस फिर यहाँ मेटल ही है, ठीक है। लेकिन अब जैसे कोबाल्ट तो उसका सेम ही कलर रह रहा है, Fe+3 से +2 में जा रहा है, क्रोमियम वही रह रहा है, निकल ब्राउन से ग्रे हो रहा है, तो यहाँ भी +2 से मेटल बन जा रही है, ठीक है। तो हर किसी में नहीं है, आयरन तो +3 से +2 में गया ना, तो कुछ में नहीं भी चेंज हुआ है,
तो कॉपर का स्पेशली याद रख लो, ब्लू क्योंकि Cu+2 है, रेडिश ब्राउन क्योंकि मेटल बन गई है, और चाहे कहीं याद रखो मत रखो, जहां खुद ही समझ में आ रहा है तो वहां याद रखने की जरूरत ही क्या है। अब कोबाल्ट ब्लू ब्लू ही है, कोई चेंज नहीं। CO+2 के रिगार्डिंग मैं भी हीटिंग इफेक्ट में लिखवाऊंगी भी कि CO+2 के जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं वो तो तुम्हारे पिंक होते हैं कोबाल्ट+2 के, और जो एनहाइड्रस होते हैं वो ब्लू होते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एनहाइड्रस की बात चल रही है, ब्लू। Fe+3 तुम्हें पता है क्या, पेल येलो, पेल येलो होते हैं ना Fe+3 के, रेडिश ब्राउन भी होते हैं और पेल येलो भी, तो यहाँ ये पेल येलो है, तो समझ में आ रहा है कि ये Fe+3 और रिड्यूस होगी क्योंकि Fe+2 में गया इसलिए ग्रीन हो गया, Fe+2 ग्रीन। क्रोमियम Cr+3 होगा इसलिए ग्रीन, और ये यही रहा इसलिए ग्रीन। निकल ब्राउन ग्रीन। तो कलर सिर्फ मेरे ख्याल से निकल का ही याद रखना पड़ेगा, ब्लू रेडिश ब्राउन, मन जो है वो वॉयलेट रेड है और कलरलेस हो गया। कोबाल्ट ब्लू ब्लू, आयरन के कलर नहीं याद करने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि पता है +3 येलो, +2 ग्रीन, क्रोमियम ग्रीन ग्रीन, निकल का याद रखना पड़ा ब्राउन ग्रीन। तो याद हो गए कलर, बताना यार। क्यों मन को फिक्र नहीं, क्यों, ब्लू रेडिश ब्राउन, मन वॉयलेट रेड एंड कलरलेस, कोबाल्ट ब्लू ब्लू, आयरन पेल येलो ग्रीन, फिर क्रोमियम ग्रीन ग्रीन, निकल ब्राउन ग्रे। ठीक है, हो गया याद बोरेक्स बीट टेस्ट। तो जब बोरेक्स बीट टेस्ट याद हो गया तो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीट टेस्ट भी याद हो जाना है। क्यों, क्योंकि उसकी रिएक्शन का मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था कि क्या बनेगा उसमें, बीट अभी याद आ जाएगा, और बस बीट के साथ सॉल्ट को हीट करेंगे, उसमें कलर्ड मेटाफॉस्फेट्स बनते हैं, उनके कलर्स यही हैं, बिल्कुल यही टेबल रहेगी माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीट टेस्ट में, तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, वहां पर लिख देंगे कि सेम टेबल एज इन बोरेक्स बीट टेस्ट। ये नोट कर लो फटाफट, रब कर दो। तो अब माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीट टेस्ट रब कर दो बच्चों, बता दो, चैट बॉक्स में मेंशन कर दो। ओके ठीक है, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीट टेस्ट, इसे फॉस्फेट बीट टेस्ट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ बनेंगे वही, जो बीड होगा वो तुम्हारा सोडियम मेटाफॉस्फेट का होगा, ठीक है, और जो बनेंगे यहाँ पर कलर, जो कंपाउंड बनेंगे जिनके कलर के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो मेटाफॉस्फेट्स है, मतलब फॉस्फेट्स है, ठीक है, तो इसे फॉस्फेट बीट टेस्ट भी बोलते हैं। तो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट है क्या, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट है सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट टेट्राहाइड्रेट। याद आया या नहीं, सोडियम नहीं याद आया, याद नहीं है सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। अभी एक दिन पहले ही तो बताया है कि 1 डिग्री फॉस्फेट को हीट करके 2 डिग्री को हीट करके, तो वही ये कौन, तो पहले हम लेंगे माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, उसे हीट करेंगे, उससे ग्लासी हीट बनेगा, फिर उसके साथ हम कलर सॉल्ट को हीट करेंगे, ठीक है, तो कलर्ड मेटाफॉस्फेट्स बने। तो ये 1 डिग्री है 2 डिग्री है, कौन से का एग्जाम्पल है, 1 डिग्री, एक ही Na है, इसे तो H ही इमेजिन करना है, तो मैं 2 H है, एक H हटा है, एक H हटा है मतलब 1 डिग्री, और 1 डिग्री को हीट करके क्या बनते हैं, मेटाफॉस्फेट्स, तो यहाँ बनेगा सोडियम मेटाफॉस्फेट, अमोनिया बननी है यहाँ क्योंकि अमोनियम आयन है, और वाटर, 5 मॉलिक्यूल बनेंगे यहाँ वाटर के, ठीक है, ये वेबराइज हो गया। ठीक है, ये है सोडियम मेटाफॉस्फेट, ये ग्लासी दिए गए यहाँ।
अब सॉल्ट के साथ हीट किया तो वही जैसे CuSO4 हीट किया तो क्या बना CuO प्लस SO3 और बीट के साथ क्या बना लेगा, कुछ नहीं करना है तुम्हें, जो ये ऑक्साइड है इसे इसमें ऐड कर देना है जस्ट NaCuPO4 फॉस्फेट पे क्या है PO4 -3 तो उसे +3 चाहिए, +1 तो ये पड़ा +2 ये पड़ा, ठीक है। तो NaCuPO4 मिक्स्ड फॉस्फेट है ये कैसे फॉस्फेट के एग्जाम्पल है मिक्स्ड है ना, किसी सॉल्ट में एक से ज्यादा कैटायन हो तो उसे क्या बोलते हैं मिक्स्ड बोलते हैं। तो कलर्ड मेटा फॉस्फेट्स बन जाएंगे, सॉरी कलर्ड फॉस्फेट्स बन जाएंगे, नोटिस नहीं करते बात को, कलर्ड फॉस्फेट्स बन जाएंगे, PO4 -3 है ना, ठीक है, कलर्ड फॉस्फेट्स बन जाएंगे, कलर कैसा ब्लू, और वही रिड्यूसिंग फ्लेम में कॉपर बन जाएगा तो क्या रेडिश, तो वही टेबल है ऐसे। तो ध्यान रखना कलर्ड मेटाबोरेट्स बोरेक्स बीट टेस्ट में, और यहाँ पर कलर्ड फॉस्फेट्स, और फॉस्फेट कैसा है मिक्स्ड है, जस्ट ऐड करके बना देना है, कुछ भी नहीं करना, हो गया। तो कुछ भी नहीं याद रखना, क्यों, क्योंकि पता है 1 डिग्री को हीट करके मेटाफॉस्फेट बनता है और सॉल्ट के साथ फॉस्फेट बन जाएगा, कलर्ड टेबल हम याद कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट चारकोल कैविटी टेस्ट, टाइम हो गया क्या, कितना टाइम, 12 बज गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे चारकोल कैविटी टेस्ट, ड्राई टेस्ट में चारकोल कैविटी टेस्ट और उससे जुड़ते हुए कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट है, तो वो लास्ट है ड्राई टेस्ट। फिर हम हीटिंग इफेक्ट्स करेंगे, ठीक है। वो बस ये है कि तुम कहीं 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 तुमने रिएक्शंस पढ़ी हैं वो सारी एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी हीटिंग इफेक्ट वाली, तो हम फिर हीटिंग इफेक्ट्स पढ़ेंगे, फिर हम हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे, वो भी तुमने कहीं कहीं अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ी है, तो वो साथ में एक साथ इकट्ठी होकर लिख जाएंगी तुम्हारी। और हाइड्रोलिसिस हो गया, सॉल्युबिलिटी, बड़े अनायन के केस में सॉल्वेंट काउंटर ग्रुप इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी वगैरह वगैरह, वो पूरा टॉपिक, ठीक है। ये तो मेनली मुझे करवानी है ये 3 चीजें, बाकी जो भी मन हो तो